हेलो दोस्तों, बंधु क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ROARO मॉडल टेस्ट पेपर देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। क्योंकि इस बार लोक सेवा आयोग ने ROARO यानी समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी की एक तरह से कहा जाए बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकाली गई है। अभी तक का मेरे इतिहास रहा है जो मैं तैयारी करता रहा पिछले 10 सालों से, उतने बड़े दिनों में अगर देखा जाए, 10 सालों में देखा जाए, तो ये पहली बार है जो इतनी संख्या में RO की पोस्टें आई हुई हैं। यानी सचिवालय में सबसे अधिक पोस्ट ये पहली बार कह सकते हैं आई हुई है। तो इस गोल्डन अवसर को इस बार बिल्कुल भुलाने ना है, क्योंकि इसके बाद शायद अगली बार ऐसा मौका मिले कि ना मिले। इसीलिए आप एक मॉडर्न तरीके से कहें या एक आधुनिक तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे और एक सिस्टमेटिक प्रैक्टिस सेट पेपर के साथ क्या करेंगे, इसकी प्रिपरेशन करते रहेंगे। तो ROARO में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका तो कलेक्शन इस वीडियो में रहेगा ही रहेगा, उससे संभावित बनने वाले प्रश्नों का भी इसमें हम लोग कलेक्शन देखेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्पेयर, काफी चर्चित बुक होती है ये, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, स्पेयर पुस्तक लिखी थी। तो स्पेयर पुस्तक की अगर हम लेखक की बात करें तो किससे ये पुस्तक लिखी है, तो प्रिंस हैरी ने, प्रिंस हैरी के द्वारा स्पेयर नामक पुस्तक लिखी गई। तो काफी चर्चा में रहती है बार बार ये समाचारों में, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं। यानी कोई संसाधन है, अगर उसका इस्तेमाल अपनी जरूरत के अनुसार करें और उसे फ्यूचर में सुरक्षित भी रखें, ऐसे ही को संतुलित विकास को हम लोग क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। जो संसाधनों का उपयोग तो हम करते हैं लेकिन उसको फ्यूचर में भी सेफ रखते हैं, यानी फ्यूचर के लिए बचा के भी रखते हैं अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। तो ऐसे ही संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप है, वह भिक्षु थे। यानी जो राजा मिलिंद थे, उन्होंने एक बौद्ध भिक्षु से क्या किया था, संवाद किया था। उसी संवाद का संकलन कहाँ किया गया है, तो मिलिंद पन्हो में ऐसा संकलन किया गया है। तो राजा मिलिंद और कौन कौन बौद्ध भिक्षु थे, तो नागसेन थे। यानी राजा मिलिंद और नागसेन के मध्य जो आपस में संवाद हुआ था, धार्मिक विचार में आपस में हुआ था, उसका संकलन हमें कहाँ मिलता है, तो मिलिंद पन्हो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी ये भी आपको एक काफी महत्वपूर्ण की होती है, इसे आप क्वेश्चन पढ़ते समय जरूर गोला करिएगा, क्योंकि नहीं है और है। तो इसमें क्या पूछ रहा, कौन सा कथन सत्य है। महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम पाई जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो महासागरीय लवणता होती है, जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बोनियम, कई सारे तत्व होते हैं, इनकी जो अधिकता होती है वह कहाँ होती है, तो कर्क और मकर रेखा के मध्य होती है। खास तौर पर अगर हम कहें तो 20 डिग्री से लेकर 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के मध्य क्या होती है, इनकी अधिकता पाई जाती है। और खास तौर पे 23.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ जो है, इनकी सबसे अधिकता पाई जाती है। तो यही बात आपसे कह रहा है कि महासागरीय लवणता जो है कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम पाई जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका यही, क्योंकि आपसे सत्य कथन पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12:30 पर ज्वार आता है। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी 12:25 पर, तो कभी कभी 12:26 पर ज्वार आता है। नेक्स्ट कुछ सेंटेंस कह रहा है या कथन कह रहा, बेंगलुरु प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है, क्योंकि यह ठंडी धारा न होकर या वार्म है। यानी कौन सी धारा है, तो गर्म है। कैसी धारा है, गर्म दल जल धारा है। तो इसलिए यह भी कथन गलत हो जाएगा।
अगला कथन कह रहा है यदि सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा पर सीधा में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति होती है, जबकि यह लघु ज्वार की नहीं होती है बल्कि किसकी ज्वार की होती है, बृहद ज्वार की होती है। यानी जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक ही दिशा में हो तो उस समय कैसे ज्वार आते हैं समुद्र में, तो बृहद ज्वार आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी? यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था भारत में, तो 1942 में 8 अगस्त 1942 को भारत में क्या किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो आपसे यही जानना चाह रहा कि इनमें से कौन सी नहीं थे। मंतिगिनी हजारा ये आंदोलन से जुड़ी हुई महिला थी। अरुणा आसफ अली, इनका काफी इंपॉर्टेंस रोल था। इन्होंने ही क्या किया था, भूमिगत रेडियो के माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। कनका लता बरुआ, ये भी भारत छोड़ो आंदोलन से क्या थी, जुड़ी हुई थी। शांति घोष ये इस आंदोलन से न जुड़ी होकर इन्होंने ही क्या किया था, जिस समय दीक्षांत समारोह में ये डिग्री लेने गई थी उसी समय वहां के कलेक्टर को क्या कर दिया था, गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। यानी शांति घोष का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं है। तो आपका राइट आंसर यही बन जाएगा, शांति घोष वाला बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है माउंट न्यूमैन, यानी माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो माउंट न्यूमैन जो है इसमें अधिकांशतः किस खनिज का उत्पादन किया जाता है, तो लौह अयस्क का। लौह अयस्क का सर्वाधिक यहाँ उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1857 में बरेली, यानी 1800 जो क्रांति थी बरेली में, उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय बरेली का नेतृत्व कौन कर रहा था, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो नाना साहेब, खान बहादुर खान, हजरत महल या कुंवर सिंह। अगर हम कुंवर सिंह की बात करें तो इन्होंने ही यहाँ से दानापुर, दानापुर से यानी पटना से, दानापुर बिहार से इन्होंने 1857 में क्या किया था, क्रांति का नेतृत्व किया था। हजरत अगर महल की बात हम लोग कर लें तो हजरत महल कहाँ से की थी नेतृत्व, लखनऊ से किया था इन्होंने। यानी कहाँ से किया था, लखनऊ से किया था। और नाना साहब की अगर बात की जाए तो नाना साहब जो है या कानपुर से, कानपुर से 1857 की क्रांति का क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो बरेली से कौन किया था, खान बहादुर खान ने ही बरेली से 1857 का क्रांति का क्या किया था, नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी किसके संदर्भ में जानना चाह रहा है, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमें बात करनी है। पहला कथन दे रहा है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्र का लगभग 12.8%, कितना, 12.8% वन है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं पाई जाती है। तो आपसे जानना चाहता है कौन सा कथन सही है या सही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों कथन इसमें क्या किए गए हैं, सही दिए गए। तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हो स्रोत हैं जो कि, यानी गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को ही हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। यानी जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे वायु ऊर्जा, यानी जो वायु की में ऊर्जा होती, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो ऐसे ही क्या होती हैं, ऐसी जो ऊर्जा प्राप्त करती हैं या इनका हम जो रिन्यूअल कर सकें यानी दोबारा उत्पन्न कर सकें, ऐसे ही ऊर्जा स्रोतों को हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगीत की टप्पा शैली, कौन सी शैली पूछ रहा है, टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? तो टप्पा शैली जो है या किस मुगल साम्राज्य में हुई थी, तो मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के शासनकाल में इस शैली का क्या हुआ था, विकास हुआ था। अगर मोहम्मद शाह के शासनकाल की हम लोग बात करें तो मोहम्मद शाह के जो शासनकाल था वह कितना था, 1700
1719 से लेकर 1748 तक का, यानी 1748 तक का जो मोहम्मद शाह था, या क्या था, मुगल बादशाह था। इसी को एक नाम से हम लोग और जानते हैं, क्या कहते हैं, रंगीला। रंगीला के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य भोजन योजना, यानी मध्य भोजन योजना की बात कर रहे हैं, को पीएम पीएम पोषण योजना, यानी इसको मध्य भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित कर दिया गया था। अगर मध्य भोजन योजना की हम लोग बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1995 में। मध्य भोजन योजना यानी जो दोपहर में 1 से लेकर 5 तक बच्चों को भोजन दिया जाता है, उसी योजना को क्या नाम दिया गया था, मध्याह्न भोजन योजना नाम दिया गया था। 1914 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, तो वर्ष 2021 में इस योजना का नाम क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान में इस योजना का क्या नाम रख दिया गया है, पीएम पोषण योजना। और यह किस वर्ष परिवर्तित किया गया था, तो 2021 में इस योजना का नाम बदल दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था। किस किस को समाप्त किया था, जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया गया था। तो यह कश्मीर का कौन सा शासक था, तो जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन ने अपने शासनकाल में कश्मीर में क्या किया था, जजिया जो कर लगता था गैर मुसलमानों पर, उसे वसूलना बंद कर दिया था, और गौकुशी को भी उसने क्या किया था, प्रतिबंधित लगा दिया था। अगर अब जजिया की बात हो रही है, तो जजिया को सर्वप्रथम सिंध में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी पर लगाया गया था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम बिन कासिम के द्वारा पहली बार कासिम कासिम के द्वारा पहली बार जजिया कर क्या किया गया था, लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है। हंगुल नाम का हिरण किस राज्य में पाया जाता है, या किस प्रांत में पाया जाता है, तो यह जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में हंगुल नाम का क्या है, हिरण पाया जाता है। यही हंगुल जो है कश्मीर का क्या है, राजकीय पशु भी है, यानी राजकीय पशु भी है। और यह मात्र कहाँ पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कवियत्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ से पुस्तक दिया है, एक तरफ से कवित्री दिया है। तो दयाबाई विनय पत्रिका, सजोबाई सहज प्रकाशन, सोन कुमारी स्वर्ण बेली की कविता, गंगाबाई गणेश देव लीला। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मैंने कहा था इसकी को जरूर इंपॉर्टेंस आप गोला कर लेंगे। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें गंगाबाई गणेश देव लीला जो है, या क्या है, सही सुमेलित नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कौन सा सही पूछ रहा है, इसमें नहीं की बात नहीं कर रहा है। तो वह 1611 में जेम्स के दूत के रूप में भारत आया। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो इनमें से कैप्टन हैकिंस के संदर्भ में अगर देखा जाए, तो इसमें दोनों कथन क्या हुए हैं, सही दिए हुए हैं। तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, ए वाला हमारा उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूत और अधिकारी था। तो वैदिक कालीन जो प्रशासन था उसमें भागदूत कौन था, राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी, यानी राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी को वैदिक कालीन प्रशासन में क्या कहा जाता था, तो भागदूत कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था। यानी आजाद हिंद फौज ने जब
सिंगापुर में अपनी सेना का निर्माण किया था, तो उसमें एक रेजिमेंट महिलाओं की बनाई गई थी और उसको क्या नाम दिया गया था, तो रानी झांसी रेजिमेंट, यानी रानी झांसी रेजिमेंट उसका नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? तो आपके सामने दो सेंटेंस दिए गए हैं। यह मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। तो यह मिट्टी कहाँ कहाँ विकसित होती है, तो उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। तो यह स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही दिया गया है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है, जबकि इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की क्या होती है, भरपूरता होती है, यानी अधिकतम पाई जाती है। अधिक अधिकता, यानी इसमें क्या है, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की क्या होती है, अधिकता होती है। तो दूसरा वाला क्या है, सेंटेंस गलत है, पहला वाला सही है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या बन जाएगा, केवल एक वाला बन जाएगा, यानी केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? तो 300 संस्कृत पुस्तकों का किसके द्वारा अनुवाद किया गया था, तो अजीजुद्दीन खान के द्वारा। किसने किया था, तो अजीजुद्दीन खान ने इन पुस्तकों का क्या संस्कृत से फारसी भाषा में इनका अनुवाद किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन, जिसका गठन 1977 में किया गया था, कि प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है? तो उन्होंने कौन सी सिफारिश की थी, पंचायती राज्य के 3 स्तरीय व्यवस्था को द्विस्तरीय व्यवस्था कर दी थी। ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने क्या किया था, जो त्रिस्तरीय यानी अशोक मेहता राज्य समिति जिनका गठन 1956 में किया गया था, उन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की थी। तो लेकिन अशोक मेहता समिति ने 1977 में द्विस्तरीय की बात करती है, जिसमें मध्य स्तर को उन्होंने समाप्त करने की सिफारिश की थी। दूसरा सेंटेंस कह रहा है, राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षक हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। इन्होंने कहा था कि राज्य के स्तर को क्या है, विकेंद्रीकरण को प्रथम बिंदु माना चाहिए। ये बात इन्होंने गलत की थी, क्योंकि जो वीडियो होता है इसी को इन्होंने समाप्त करने की बात की थी। तो इस तरह से देखा जाए, हमारा पहला वाला सेंटेंस राइट है, लेकिन सेकंड वाला सेंटेंस क्या है, रॉन्ग दिया हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, केवल एक बन जाएगा, यानी आपका राइट आंसर बनेगा बी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।